सभी हिंदी प्रेमियों को नमस्कार, सहृदय प्रणाम। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी शिक्षण शास्त्र, जिसको इंग्लिश में पेडागोजी कहते हैं। हिंदी शिक्षण शास्त्र का सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा क्या अर्थ है। शिक्षण शास्त्र क्या होता है? शिक्षण होता है सिखाने वाला, शिक्षण की प्रक्रिया, टीचिंग। तो जो सीखना है उसका शास्त्र होता है सिखाने वाला ग्रंथ। तो शिक्षण का शास्त्र यानी कि शिक्षण, टीचिंग, अध्यापन, शिक्षा को सिखाने वाला जो शास्त्र है वो कहलाता शिक्षण शास्त्र। इसका मतलब इसके नाम से हमें पता चल जाना चाहिए कि ज़रूर ऐसी बातें सिखाता होगा जिससे हमारा शिक्षण, हमारी टीचिंग अच्छी बने। उसके क्या सिद्धांत है, क्या उसके अंदर होना चाहिए, एक अध्यापक को शिक्षण से पहले क्या क्या जानना चाहिए, एक अध्यापक अपने शिक्षण को कैसे प्रभावशाली बना सकता है, कब, कहाँ, कैसे और क्यों पढ़ाए, इन सब चीज़ों का जवाब उसके पास आ सके। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए हम शिक्षण शास्त्र पढ़ते हैं। एक छोटा सा प्रयास है मेरा कि ये आपको बताऊं। वैसे तो शिक्षण शास्त्र हर एक पाठ दर पाठ पढ़ाया जाता है, पर ये आप सबका एक प्रकार का निचोड़ है। सारे शिक्षण शास्त्र में से चुनिंदा क्वेश्चन उठा रखे हैं और उन चीज़ों को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। बालक वाक्यों से बोलने की शुरुआत करता है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब बच्चा पैदा होता है, एक शिक्षक को पता होना चाहिए, जब वो शिक्षक शिक्षण करता है तो उसको पता होना चाहिए कि बच्चा को क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चे को क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए, कब पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो सारी बातों का जवाब उसके पास होना चाहिए। तो उन बातों को सिखाने के लिए ही ये शिक्षण का शास्त्र है। संबंध तत्पुरुष समास है इसमें, शिक्षण का शास्त्र। द्वितीय तत्पुरुष भी हो सकता है, शिक्षण को सिखाने वाला शास्त्र है, ठीक है जी। चलिए, बालक वाक्यों से बोलने की शुरुआत करता है। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब बच्चा पैदा होता है और वो बोलना शुरू करता है, 1 डेढ़ 2 वर्ष का जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वर्ण से, शब्द से, पद से या वाक्यों से? आप कहोगे वर्ण से। नहीं, बच्चा बोलने की शुरुआत वाक्य से करता है। आप कहोगे जी ऐसे कैसे? क्या शुरू में ही वाक्य बोलने लग जाता? बिल्कुल। बच्चा जब बोलता है मम्मा दुद्धू, मम्मा मानी, तो ये पूर्ण वाक्य है। यानी वो कह रहा है कि मम्मी मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी पिलाओ, मम्मा मुझे दूध पिलाओ। वो पूरा वाक्य बोल रहा है। आप कहोगे जी वो तो अधूरा वाक्य बोल रहा। कोई बात नहीं। जैसे क्या आप दिल्ली जाओगे और आपने कह दिया नहीं, तो ये नहीं भी पूर्ण वाक्य है। आप दिल्ली जाओगे और नहीं कहो आप दिल्ली नहीं जाओगे, तो ये भी पूर्ण वाक्य है। आप कहोगे जी क्या हम एक पद को भी वाक्य मान सकते हैं? बिल्कुल। वाक्य एक पद का भी होता है। न भी एक पूर्ण वाक्य है। समझ रहे हैं? आपने पाठ पढ़ लिया, आपने कह दिया न नहीं पढ़ा, यानी कि मैंने पाठ नहीं पढ़ा, ये भी एक पूर्ण वाक्य है। तो बच्चा जब बोलने की शुरुआत करता है तो कम पदों में ज़्यादा बात कहता है और वो वाक्य से शुरुआत करता है। अब आपको जी ये कैसी बात हुई? बिल्कुल। इसीलिए तो बच्चे की लैंग्वेज को, बच्चे की भाषा को तार वाली भाषा कहा जाता है। मेरी एक एक बात में प्रश्न होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी लाइटली लेके न छोड़े। मैं हल्की सी भी बात कह रहा हूँ तो वो भी प्रश्न बनेगा आपका। इसलिए बच्चे की भाषा को तार वाली भाषा कहा जाता है। आपको जी तार वाली कैसे? पहले आपने सुना होगा टेलीग्राम होते थे, आजकल तो टेलीग्राम बंद हो गए। जब कोई फौज में होता था तो ज़्यादातर उन्हीं के में प्रयुक्त हो, टेलीग्राम सब जगह प्रयुक्त होता था, पर ज़्यादातर हमने जो एक आम परिवेश में रहते हुए सीखा है, देखा है, टेलीग्राम वहाँ प्रयोग होता था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। उसमें क्या होता था, प्रति वाक्य, प्रति शब्द पैसे लगते थे। तो उसमें बहुत छोटा सा लिखना होता था। जैसे फौजी भाइयों को हम भेज देते थे, भाई की शादी तारीख जल्दी पहुँचे, ठीक ना, तो वो ऐसे करके भेजते तो उसी के 40-50 रुपए बन जाते थे। तो इसलिए वो भाषा उसमें पूरा नहीं लिखा जाता था, बिल्कुल जितना मिनिमम हो सकते थे वर्ड्स उसमें यूज़ करते थे, इसलिए वो टेलीग्राम लैंग्वेज कहलाती थी।
मतलब बहुत लंबी बातों को छोटे शब्दों में कहना, टेलीग्राम लैंग्वेज, टेलीग्राम भाषा, तार वाली भाषा। टेलीग्राम को हिंदी में तार कहते हैं। तो इसलिए जो बच्चे की भाषा होती है ठीक वही टेलीग्राम लैंग्वेज होती है, ठीक ना, यानी कि वो बहुत लंबी चौड़ी बातों को बहुत कम पदों में कहता है, इसलिए बच्चे की भाषा को तार वाली भाषा भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पेडागोजी में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं निकलता। आप सोचो कि सीधे सीधे सारे क्वेश्चन लिखवा दें, नोट्स दे दें, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। शिक्षण शास्त्र में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट, ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, आत्मनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ तो होता है जिसका, जैसा भारत कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, ये वस्तुनिष्ठ है, ठीक ना। भारत कैसे आज़ाद हुआ, ये आत्मनिष्ठ है। इसमें सब अपने आप से उत्तर देंगे, कौन किसके बारे में क्या सोचता है। तो शिक्षण शास्त्र कहीं ना कहीं आत्मनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठता इसके अंदर बहुत कम मिलेगी, बहुत कम। जो सिद्धांत हैं या कोई इस तरह की चीज़ें हैं वो वस्तुनिष्ठ हो सकती हैं, पर किसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, एक शब्द हल्का सा इधर उधर करते ही उसका उत्तर दूसरा बन जाता है, ठीक है ना। ये धीरे धीरे खैर आप सीखोगे। तो बालक वाक्यों से बोलने की शुरुआत करता है। अगर कोई पूछ ले, जब बच्चा स्कूल जाता है तो सीखने की शुरुआत कहाँ से करता है, वहाँ वर्ण से करता है। सबसे पहले अ, आ, ई, ऊ, बच्चे को ये सिखाया जाता है, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। फिर बच्चों में भाषा की जन्मजात क्षमता होती है, बिल्कुल। और ये कहा जाता है बच्चा 2-3 भाषा बोलने में समर्थ होता है बचपन में ही, ठीक है ना। 2 से 3 भाषा बोलने का सामर्थ्य रखता है। और ये बच्चों के अंदर भाषा की जन्मजात क्षमता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई टीकाकरण है कि भाषा का टीका लगवा दिया, ठीक है ना जी, थोड़ा 10 रुपये ज़्यादा ले लेना भाई साहब, अच्छा टीका लगा देना, ठीक है ना, ताकि 2-3 भाषाएं आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चे के जन्मजात, हम पैदाइशी, परमात्मा ने, प्रकृति ने ये बच्चे को सामर्थ्य दे के भेजा है कि वो सबसे पहले भाषा पे अपना नियंत्रण करेगा, भाषा बोलना सीखेगा। जब बच्चा बिल्कुल 6 महीने तक बोलता नहीं है तब भी वो कुछ न कुछ बोलता है, वो मुस्कुराता है। बच्चे को कभी ध्यान से देखना, कभी उसके चेहरे पे उदासीनता आती है, कुछ मतलब वो कहीं ना कहीं संवाद चल रहा होता है। ये बात अलग है कि उसके अंग इतने अभी विकसित नहीं होते कि वो अपनी बात रख सके, ठीक है ना। कुछ छोटा बच्चा एटीट्यूड में रहता, किसी से बात करना पसंद नहीं करता, ठीक है ना, सुनेगा सबकी, बोलेगा किसी की नहीं, और मन मन में सोचता रहता है थोड़ा बड़ा हो जाऊं फिर सबकी बातों का जवाब दूंगा, फिर पूछूंगा, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब कुल मिला के बच्चा जब बोलने की शुरुआत करेगा तो वो वाक्य से करेगा, विद्यालय में जाके सीखने की शुरुआत वर्ण से करेगा, ठीक है। पता चल गया, सबसे पहले अ ई ये सिखाया जाता, फिर वही लिखना सिखाया जाता, फिर अब तब जब तब ये सिखाया जाता, फिर उनसे वाक्य अब दौड़ अब चल ऐसे सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जन्मजात क्षमता होती है बोलने की, भाषा सीखने की बच्चे के अंदर। बालक विद्यालय आने से पहले ही भाषा के नियमों व जटिलताओं को आत्मसात कर लेता है। देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जब बच्चा विद्यालय आता है तो क्या उसको भाषा आती है? आप कहोगे नहीं, ऐसा नहीं है। जब बच्चा 6 साल का या 5 साल का विद्यालय आता है, आजकल तो जैसे 3-4 साल के बच्चों के लिए नर्सरी शुरू हो गई है, ठीक है ना, उसमें 3 साल का एडमिशन नर्सरी में करा देते हैं, तब भी बच्चा बोलना सीख जाता है। विद्यालय आने से पहले ही वो भाषाओं के बारे में जानता है। हिंदी भाषा उसको फराटेदार आती है, ठीक है ना। छोटा सा बच्चा आजकल यूट्यूब पे देखते होंगे कि 1.5-2 साल का बच्चा कैसे बातें करता है, ठीक है ना। तो फिर वो स्कूल में क्यों जाता है, स्कूल में क्या सीखने जाता है? जब भाषा उसको आती है, वो अपनी भाषा को परिष्कृत परिमार्जित करने स्कूल में जाता है। अगला वीडियो में आपको विद्यालय में जाने के और भाषा सीखने के 5 उद्देश्य कराऊंगा। 5 उद्देश्य कैसे होते हैं वो, ठीक है ना। वो बड़ा मज़ा आएगा उनमें भी। आपको पता चलेगा कि वास्तव में एक टीचर बनने के लिए बहुत कुछ सीखना होता है, बहुत कुछ। हम तो डिग्रियाँ ले लेके टीचर बन जाते हैं, फिर सारी उम्र खुद भी परेशान रहते हैं और बच्चों को भी परेशानी में हम डालते हैं, ठीक है ना। तो बच्चा भाषा विद्यालय आने से पहले भाषा सीखता, उसमें क्वेश्चन निकल सकता है कि जब विद्यालय आने से पहले बच्चा कौन सी भाषा, वो भाषा का जो अनौपचारिक रूप है वो सीखता है। भाषा का अनौपचारिक रूप का ज्ञान रखता है, औपचारिक रूप का ज्ञान नहीं रखता। दोनों में फ़र्क है। जैसे अगर बच्चा कहेगा मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, बिल्कुल वाक्य सही है, संबोधन भी है, कर्ता भी है, क्रिया भी है, और स्कूल कहीं ना कहीं जातिवाचक संज्ञा भी है।
पर बच्चे को पता नहीं होता कि कौन सी संज्ञा है, कौन सी क्रिया है, कौन सा कर्ता है, कौन सा संबोधन है। बच्चे को औपचारिक ज्ञान नहीं होता। हाँ, अनौपचारिक ज्ञान सारा है, उसको बिल्कुल सही प्रयोग कर रहा है, वाक्य के अकॉर्डिंग क्रिया का प्रयोग कर रहा है, सही संज्ञा कर रहा है, संबोधन सबसे पहले था, पहले संबोधन कर रहा है, मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, सही सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। यानी कि भाषा का अनौपचारिक रूप तो जानता है, पर भाषा का औपचारिक रूप जो होता है उसको फॉर्मल लैंग्वेज उसको नहीं पता होता। अगर उसको पूछेगी इसमें सर्वनाम क्या है, इसमें एक वचन है, वो बच्चे को नहीं पता स्कूल जाने से पहले, पर बच्चा भाषा के औपचारिक रूप से भली भांति वो अवगत होता है। ठीक है। अगला है, पूर्व में ही उसने 2 या 3 भाषा को बोलने का समझने की क्षमता होती है, ये जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है जी। भाषा सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती है। देखिए भाई, वैसे तो ये भाषा के विशेषताओं में आता है क्वेश्चन, पर मैंने थोड़ा सा एक प्रयास किया है आपको एक चीज़ें कलेक्टिव रूप में बताने का। भाषा सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से बनती है। कैसे? जैसे हमारे समाज में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। हमारा कल्चर कैसा? हिंदी का है, तो हम हिंदी ही सीखेंगे, जापानी चाइनीज़ नहीं सीखेंगे। ये बात क्लियर कर लीजिए। भाषा का निर्माण समाज संस्कृति से होता है। जैसे समाज में बच्चा पलेगा बढ़ेगा वैसे ही भाषा सीखता है। चलो इससे छोटी बात करते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि जैसे समाज में रहेगा बच्चा, बिल्कुल यदि वो अंग्रेजी वाले समाज में रहेगा तो अंग्रेजी सीखेगा, यदि वो जैपनीज़ समाज में रहेगा तो जैपनीज़ लैंग्वेज सीखेगा, चाइनीज़ सीखेगा। ठीक है ना, वो बात आपको पता है। और छोटी सी बात बताता हूँ, कोस पर बदले वाणी, कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। हमारी भाषा हर 4 कोस पर बदल जाती है। छोड़िए आप बिल्कुल 7-8 किलोमीटर दूर चले जाइए, वहाँ की भाषा बिल्कुल अलग मिलेगी। जैसे यूपी साइड में चले जाइए, यूपी में बिल्कुल अलग प्रकार की भाषा है। अरे कहाँ जा रहा है सावरा, ठीक है ना, मतलब इस प्रकार, अरे ये इसको लोंडे को इसको अकल नहीं है क्या बोल रहा है। तो ऐसे करके उनकी बात वही है। ठीक ना, हरियाणा में होंगे, अरे कित जावे है, तो ये इस भाषा में, और ये लोंडा कहाँ जा रहा है, ठीक, इस भाषा में कितना दिन रात का फर्क है। बात तो वही है। अब यदि कोई बच्चा यूपी में पैदा होगा तो उसके अंदर यही भाषा आएगी बिल्कुल। अगर कोई हरियाणा में पैदा होगा तो वहाँ, ठीक ना, यदि कोई पंजाब में पैदा होगा, ओ मुंडे कित्थे जांदा ही, ओ भरावा मैनू दस, तो वो उस प्रकार की भाषा सीखेगा। तो अब तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा नहीं समझाने को रहेगा कि बच्चे भाषा पे समाज और संस्कृति का बहुत प्रभाव होता है। बहुत क्या प्रभाव, सारा ही होता है। बच्चा जैसे समाज में पले बढ़ेगा वैसी भाषा सीखता है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये कोई जन्मजात क्षमता नहीं है, मतलब ये कोई उत्तराधिकार में जन्मजात क्षमता है, उत्तराधिकार में मिलने वाली बात नहीं है कि माँ बाप पंजाबी है तो उनका बच्चा भी पंजाबी सीखेगा। नहीं, बहुत सारे माँ बाप पंजाबी है और वो गुजरात में किसी सर्विस के कारण गुजरात में रहने लग गए तो बच्चा गुजराती सीखेगा, उस पर समाज का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत वो पंजाबी भी जान जाए, पर माँ बाप पंजाबी है इसलिए पंजाबी सीखेगा ऐसा नहीं है। ठीक है ना। अब एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, इसका मतलब भाषा अर्जन से आती है। भाषा को सीखने के 2 तरीके हैं, ठीक है ना, एक अर्जन, एक अधिगम। क्लियर कर लो इस चीज़ को, नोट्स बना लीजिए। भाषा का जो अर्जन है वो स्वाभाविक है, नेचुरल है। जैसे हमने कहाँ हिंदी की कोचिंग ली थी, ऐसी तो सीख गए हम सब अपने समाज में, और 2-2.5 साल का बच्चा हिंदी सीख लेता है, तो ये भाषा का अर्जन है। जब आप किसी भाषा को प्रयासपूर्ण सीखते हो, जैसे इंग्लिश सीखते हो आप, और इंग्लिश आपको बोलनी भी आ जाती है, ठीक है ना, आप कम्युनिकेशन इंग्लिश में कर लेते हो, वो भाषा का अधिगम है, क्योंकि आपने वो अपने एफर्ट से सीखी है, सामान्यता नहीं सीखी है, सहज भाव से नहीं सीखी है। तो भाषा का अर्जन और अधिगम में सबसे बड़ा फर्क है। अर्जन स्वाभाविक होता है, अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। जैसे कोई हिंदी सीख गया 2-2.5 साल का बच्चा, वो अर्जन है, वो अपने आप आ जाता है, ठीक है ना। और भाषा का अधिगम जो करते हैं वो एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं आपको। अच्छा एक बात बताइए, चलो भाषा के बारे में जिक्र चल रहा तो हम बहुत विस्तार से इसके बारे में बातें करेंगे, ठीक है। ये बताओ, जब 2-2.5 साल का बच्चा फराटेदार हिंदी सीख सकता है, फराटेदार इंग्लिश सीख सकता है, यानी कि अगर वो इंग्लिश वातावरण में पैदा हुआ है, वो जापानीज़ सीख सकता है, वो फ्रेंच सीख सकता है, वो चाइनीज़ सीख सकता है, तो आप लोग
पहली कक्षा से 10वीं तक इंग्लिश पढ़ते हो, 10वीं से बीए तक फिर इंग्लिश पढ़ते हो, एमए आप इंग्लिश में करते हो, पर आप वैसी इंग्लिश नहीं बोलते जैसा 2 या 2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा फराटेदार हिंदी बोलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाषा केवल और केवल अर्जन से आती है, अधिगम से भाषा इतनी नहीं आती जितनी अर्जन से आती है। तो आप सोच के देखो, अगर आप 2-2.5 साल में बच्चे को आपने कोई प्रयास नहीं किया उसको सिखाने का, अपने आप हिंदी सीख गया क्योंकि वो हिंदी समाज में पैदा हुआ, तो आप इतने सालों में इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि आपको भाषा के अर्जन का वातावरण नहीं मिला, आपने भाषा का अधिगम किया। तो इसका मतलब भाषा अर्जन से आती है। और इसका मतलब सीधा सीधा अगर बच्चों को आप भाषा सिखाना चाहते हैं तो उनको परिवेश दीजिए। भाषा परिवेश से आएगी, समाज से आएगी, वातावरण से आएगी। भाषा का, लैंग्वेज का इन्वायरमेंट होना चाहिए। अगर आप, चलो बच्चा 2-2.5 साल का जो फराटेदार हिंदी सीख गया, क्या वो घूमने गया था? क्या वो कभी 2-2.5 साल का दिल्ली गया? क्या कभी चंडीगढ़ गया? क्या उसने पूरे देश का भ्रमण किया है? तब जाके भाषा आई है। अरे वो अपने 4-5 परिवार के सदस्य, ज़्यादा से ज़्यादा उसके 10-20 रिश्तेदार आ गए होंगे 2-2.5 साल तक, ज़्यादा से ज़्यादा उसने 10-20 बच्चों से बात की होगी। देखो इतने छोटे से वातावरण में फराटेदार हिंदी सीख गया। तो बच्चों को यदि इंग्लिश सिखानी है तो उनको परिवेश दीजिए, उनको वातावरण दीजिए। वो जैसे 2-2.5 साल का बच्चा हिंदी सीख गया, और 2-2.5 साल का बच्चा कहाँ, 6 महीने तो एटीट्यूड में ही रहा होगा, ना किसी से बात की होगी, ना किसी की सुनी होगी, ठीक है ना। मैंने किसी से बात करता, ठीक है ना, ना मुझे किसी की सुननी, ना किसी को कहनी, मौज मस्ती में। तो कितने कम समय में फराटेदार हिंदी सीखा। यदि आप उसको ऐसा माहौल प्रदान कर देते हो तो क्या वो इंग्लिश नहीं सीखेगा? हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है, हम भाषा को नहीं सिखाते, भाषा के बारे में सिखाते हैं। इंग्लिश को नहीं सिखाते, इंग्लिश के बारे में सिखाते हैं। संस्कृत को नहीं सिखाते, संस्कृत के बारे में सिखाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा दुख। और टीचर को भी नहीं पता। टीचर को पता होना चाहिए, टीचर बनने से पहले पता होना चाहिए। यदि आप भाषा सिखाना चाहते हैं, भाषा के अध्यापक बनना चाहते हैं, तो बच्चे को परिवेश दीजिए, वातावरण दीजिए, वो अपने आप सीख जाएगा। चलिए, इसमें से एक क्वेश्चन और निकलता है। मान लिया एक क्लास में बहुभाषी बच्चे बैठे हैं, कोई इंग्लिश बोलने वाला, कोई उर्दू बोलने, कोई पंजाबी बोलने वाला, पंजाब से आया, जैसे केंद्रीय विद्यालय होते हैं वहाँ फौजियों के बच्चे होते हैं, तो उसमें बहुभाषी बच्चे होते हैं। तो आप क्या करोगे? बहुभाषिकता एक संसाधन है भाषा सीखने के लिए। बहुभाषिकता अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना। बहुभाषिकता, हाँ, अध्यापक के लिए थोड़ा चैलेंज हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि अध्यापक को सब की बातें सुननी और सब बातों को आत्मसात करना। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी अध्यापक को इतनी लैंग्वेज आए, उर्दू भी सीखे, पंजाबी नहीं, पर इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि वो किस भाषा में बात कर रहा है, थोड़ा बहुत टीचर समझे। चलिए, अब बच्चों के लिए ये संसाधन कैसे है? देखो, बच्चा यदि पंजाबी में बात करेगा, ठीक है ना, ठीक, वो क्या कहेगा? भरा जी, वो कित्थे जांदे हो? तो बच्चा उस प्रा से इंग्लिश वाला प्रा, ब्रा, ब्रादर, ब्रादर ऐसे सीख जाएगा। संस्कृत वाला भ्राता ऐसे सीख जाएगा। और धीरे धीरे करके पंजाबी वाले को ब्रोदर का पता चल जाएगा, भ्राता का पता चल जाएगा, और संस्कृत वाले को प्रा का और ब्रदर का पता। सब बच्चों, ये तो 3 बच्चों की बात बता रहा हूँ, सारी क्लास में यदि ऐसा बन जाए तो हर एक बच्चा एक दूसरे की भाषा से शब्द ग्रहण करेगा, और फिर वो आत्मसात करेगा कि यार ये तो सारे शब्द भाषाओं के एक जैसे से, ये तो मिलते जुलते शब्द हैं सारे के सारे। हिंदी में चिड़िया तो संस्कृत में चटका है, हिंदी में कबूतर है तो संस्कृत में कपोत है। कहते तो मिलते जुलते हैं सारे शब्द, बिल्कुल। और उसका भाषाई ज्ञान इतना समृद्ध हो जाएगा कि उसको मतलब वास्तव में भाषाविद वो होगा। तो आपका क्या दायित्व बनता है? अगर बच्चे बात कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा बात करने के अवसर दें, बच्चों को खुला छोड़ दें, लो बेटा बातें करो। आपको कुछ ये कैसी बातें सिखा रहे हो आप? बिल्कुल, शिक्षण शास्त्र में यही बात सिखाई जाती है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत का अवसर दें। जितना बच्चा बातचीत का अवसर प्राप्त करेगा, उतना ज़्यादा
उसको भाषाई समृद्धता उतनी ज़्यादा आएगी बच्चों को। अच्छा सोच के देखो, जैसे 2-2.5 साल के बच्चे को हम बात करना ही नहीं देते कहीं पर, क्या वो हिंदी सीखता? नहीं सीखता। तो ऐसे करके जो बहुभाषिकता होती है ये बिल्कुल एक संसाधन के रूप में अपनाई जानी चाहिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत का मौका दिया जाना चाहिए। बहुभाषिकता संज्ञानात्मक बुद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। जो बहुभाषिकता है ना, बहुभाषिकता क्या क्या बढ़ाती है? संज्ञानात्मक वृद्धि, बताया ना मैंने, बच्चों को दूसरी भाषाओं का संज्ञान, नॉलेज अपने आप हो जाता है बहुभाषिकता से। सामाजिक सहिष्णुता, देखो हम अगर एक दूसरे की भाषा, अच्छा सोच के देखो, आप पंजाब में चले जाओ और पंजाब में जाके वहाँ थोड़ी सी पंजाबी, ओ भरा जी सत श्री अकाल, ओ की आले भरा जी, ओ तानू देख के मैं भी दिल खिल गया जी। तो वो उसको अपने भाई जैसा लगेगा वो आदमी, ठीक है ना। तो वो पंजाब का हरियाणा में आके, और भाई साहब क्या हाल है, बहुत बढ़िया, अरे भाई मिलकर मेरी तो कति तबीयत खुश होगी। तो ऐसा यदि किसी सरदार जी से बोलता सुनोगे, बिल्कुल भाई सा लगेगा। तो ये सामाजिक सहिष्णुता पैदा करती है। आप साउथ इंडिया में जाके उनकी लैंग्वेज बोलो, ठीक है ना, तो उनको खुशी होगी। साउथ इंडिया वाले इधर आए तो वो, तो ये सामाजिक सहिष्णुता पैदा करती है, ये भाईचारा बढ़ाती है। तो समझ गए होंगे आप। विस्तृत चिंतन, अरे विस्तृत चिंतन तो इतना हो जाएगा, भाषाविद बन जाएगा बहुभाषिकता से, उसका चिंतन इतना गजब का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। और बौद्धिक उपलब्धियाँ, बिल्कुल उसको इतना नॉलेज होगा कि इस शब्द को ऐसे कहते हैं, इस शब्द को ऐसे कहते हैं, और ये सारे शब्द संस्कृत से निकले, संस्कृत की भाषा कैसी है, उसमें कितने वर्ण, सब चीज़ों का मतलब पता चलता है। तो बहुभाषिकता ये संज्ञानात्मक वृद्धि करती है, सामाजिक सहिष्णुता बढ़ाती है, विस्तृत चिंतन करती है और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। त्रिभाषा फार्मूला को कई भाषाएं सीखी जाती है। अच्छा भारत के अंदर प्रथम भाषा होती है वहाँ की जो मातृभाषा है, ठीक है ना, वहाँ की जो मदर लैंग्वेज है। दूसरी भाषा अंग्रेजी, और तीसरी भाषा में आप कोई भी सीख सकते हो, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ये सारी भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, सब तीसरी भाषा के उसमें सिखाई जाता है। अच्छा त्रिभाषा का फार्मूला जो NCF 2005 था उसमें भी था ये, और जो अभी नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी है। त्रिभाषा फार्मूला का उद्देश्य क्या? हमारे देश की सांस्कृतिक और भाषाई रूप से जोड़ना, ये उद्देश्य है, ठीक ना। हम भाषा, हमारे देश में भाषाई समृद्धता बहुत ज़्यादा है। वो 22 भाषाएं तो संविधान सम्मत है हमारी यहाँ पे, और कितनी उपभाषाएं, कितनी उपबोलियाँ हैं। तो ठीक है ना, अगर हम शिक्षण में ये भाषाओं को नहीं लाएंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे फिर, ठीक है ना। तो कम से कम 2-3 भाषाएं तो शिक्षण में ही सीख जाता बच्चा। तो भाषाई विविधता को जानने के लिए त्रिभाषा फार्मूला ये लाया गया था, ठीक है। मातृभाषा कक्षा 3 तक जरूरी है। NCF जो 2005 है उसमें चिल्ला चिल्ला के बात कही गई कि कक्षा 3 तक मातृभाषा सीखिए, और यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें कक्षा 5 तक का प्रावधान है कि कक्षा 5 तक चाहें तो, पर वो विकल्प दे रखा उसमें, चाहें तो। इसका क्या मतलब है? या तो कंपलसरी करो आप, चाहें तो उसमें मातृभाषा में सिखाया जा सकता है, पर ऐसा कोई नहीं सिखाता। प्राइवेट स्कूल सिखाने के लिए तैयार नहीं होंगे, और भी स्कूल तैयार नहीं होंगे। हाँ यदि कानून बन जाए तो हमें मातृभाषा में शिक्षा ज़रूर मिलेगी। अच्छा बच्चा स्कूल में हजारों शब्दों के साथ नहीं, अपितु भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना के साथ आता है। जब बच्चा स्कूल में आता है हजारों शब्द उसको पता होता है, ये नहीं बल्कि भाषा की समृद्ध और जटिल संरचना से भी वाकिफ होता है। उसको पता होता है कि क्रिया बाद में प्रयोग करनी है, कर्ता पहले प्रयोग करना। वही बता रहा हूँ उसको है ना, अनौपचारिक ज्ञान होता, औपचारिक ज्ञान नहीं होता। तो कुल मिला के भाषा की समृद्धता के साथ वो विद्यालय आता है। पर विद्यालय क्यों आता है, ये इन क्वेश्चनों का आंसर हम अगले वीडियो में देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपने चीज़ें सीखी होंगी। और इसमें भाषा शिक्षण में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितना आप इन चीज़ों को गहराई से जानोगे उतनी चीज़ें आपकी बनेंगी, ठीक है ना। और नहीं तो आप कई ज्ञान ऊपर ऊपर रह जाएगा, क्वेश्चन आपके नहीं निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।